इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द सर्किट गिवन बिलो द चार्ज इन द माइक्रोकूलम ऑन द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। तो देखो 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसके साथ देखिए 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड इसी सर्किट में जाना है। फिर 2 और 5 पैरेलल में होकर के 7 माइक्रोफैराड के हो गए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 3 और 7 सीरीज में लगे हुए हैं, तो 3 और 7 का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये 2.1 माइक्रोफैराड का हो गया। इसका मतलब इस सिस्टम के थ्रू जो यहाँ पर चार्ज घुसा वो 2.1 इंटू 6 12.6 माइक्रोकुलम का हो गया। तो मतलब जो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है इसके ऊपर 12.6 माइक्रोकुलम का चार्ज आया होगा। अब इन दोनों के ऊपर जो मिला जुला चार्ज है वो 12.6 माइक्रोकुलम है। उसमें से कितना 2 के पास जाएगा, कितना 5 के पास जाएगा, इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि दो चीजें पैरेलल में लगी होती है, दोनों का पोटेंशियल तो सेम होता है, तो Q इज इक्वल टू CV से Q इज प्रोपोर्शनल टू C आ जाता है। तो 2 और 5 वाले में चार्ज ऐसे बटेगा कि Q ऑन 2 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 5, यानी कि 2 बाई 7 ऑफ 12.6, तो Q ऑन 5 माइक्रोकुलम विल बी इक्वल टू 5 बाई 7 ऑफ 12.6 हो जाएगा। तो 5 बाई 7 ऑफ 12.6 करेंगे तो 9 माइक्रोकुलम आ जाएगा, इसलिए 20 तक आएगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 8 drops of mercury of equal radii possessing equal charges combined to form a big drop, then the capacitance of a bigger drop compared to each individual small drop is। तो वैसे तो हमें ड्रॉप के कैपेसिटेंस के बारे में एनसीईआरटी की थ्योरी में ऐसा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये बहुत आसान चीज है, तुम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली कोई स्फीयर है, इसको हम क्यू चार्ज देते हैं, यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज सरफेस पे आ जा रहा है, तो जिसका पोटेंशियल हो जाएगा वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो क्यू बाई वी होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है, इसको हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, खाली अगर एक स्फीयर है। तो अब यहाँ का कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब तुमने क्या किया, 8 छोटी छोटी ड्रॉप जोड़ करके एक बड़ी ड्रॉप बना ली। तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब बनेगा। यानी कि जो नई बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका रेडियस छोटी वाली ड्रॉप्स का डबल हो जाएगा, और जो कैपेसिटेंस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। अब मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is located horizontally such that one of the plate is submerged in a liquid while the other is above the liquid surface. When the plates are charged the level of liquid, तुम्हें मालूम है कि किसी भी सिस्टम में उसको चार्ज दोगे तो कैपेसिटी Q स्क्वायर बाई 2C हो जाएगी। दूसरी तरह से देखें तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी आ जाएगी, इसकी एनर्जी डेंसिटी तुमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर कर सकूं या यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ा सकूं, बेसिकली डायरेक्टेड कांस्टेंट बढ़ा सकूं, तो उससे क्या हो जाएगा कि एनर्जी डेंसिटी कम हो जाएगी। तुम जानते हो हम हमेशा एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, इफ इट राइजेस, देन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस रीजन का बढ़ जाएगा, इसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी और एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये थोड़ा सा लंबा सा सवाल था, इसलिए थोड़ा सा पहले से लिख लिया। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज 9 जूल। As a result, the distance between the two charges has been reduced by half. What work is done by the electric field over the first half of this distance? बेसिकली मैंने यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज लिख रखा है। यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट है, ए आर कॉमा 0, ए 1.5 आर कॉमा 0 और सी 2 आर कॉमा 0। तो ये कह रहे हैं बेसिकली अगर मैं सी से ए गया तो इस प्रोसेस में मुझे 9 जूल वर्क करना पड़ा। अब बताओ अगर मैं सी से बी जा रहा हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया भैया, वर्क डन विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू 1/r माइनस 1/2r, बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस से स्मॉल क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से सॉल्व करें, के क्यू क्यू बाई 2r आ गया, ये 9 जूल आ गया। अगर इसमें किसी को डाउट है तो ये बेसिकली क्यू इंटू डेल्टा वी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस था। अब की बार दूसरे केस में क्या हुआ, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r से r नहीं होगा, 2r से 1.5r हो गया। तो बेसिकली इस बार फिर से के क्यू क्यू इंटू 1/1.5r माइनस 1/2 ये
छोटा आर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो के क्यू बाई क्यू है अपॉन 6 आर आ जाएगा, यानी कि पहले वाले का 1/3 आ गया, पहले वाले का 1/3 आ गया, इसका मतलब 3 जूल आ गया। ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज q इज 6 into 10 to the power of 11। तो यहाँ से बेसिकली के क्यू बाई आर की वैल्यू q into 10 to the power of 11 आ गई। तो q से ये q कट गया और k जो है वो इधर आ गया, तो 1 बाई आर की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 to the power of 11। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वी बाई आर लिख सकता हूँ। तो क्यू इंटू 10 to the power of 11 और 1 बाई आर की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 to the power of 11 हो गई। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 to the power of 22 वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो भी कैपेसिटेंस वाला कंसेप्ट लगाया था, हमें फिर से लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है 1000 सिमिलर इलेक्ट्रिफाइड रेन ड्रॉप्स मर्ज टुगेदर इनटू वन ड्रॉप सो दैट देयर टोटल चार्ज रिमेन्स अनचेंज। इस बार ये पूछ रहा था इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड बाय। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, मान लो एक छोटी सी ड्रॉप है, इसके ऊपर Q चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस C है, इससे इसकी एनर्जी Q²/2C है। ठीक है, अभी एक ड्रॉप तो नहीं, ऐसी 1000 ड्रॉप्स हैं, इसलिए टोटल एनर्जी हो गई वो 1000 इंटू Q²/2C हो गई। अब जब मैंने इनको मर्ज किया तो इनका चार्ज 1000 Q हो गया, और जैसे जब ये 1000 ड्रॉप्स मर्ज होंगी तो उसका रेडियस 10 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए इसका कैपेसिटेंस 10C हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा लिखूंगा 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। यहां से आर डैश की वैल्यू 10 आर आ जाएगी, और जो कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, इसलिए सी डैश की वैल्यू 10 सी। बेसिकली एनर्जी 1000 क्यू की वजह से 10 to the power of 6 क्यू स्क्वायर का टर्म में आ गई, और डिनोमिनेटर में 10c आ गया, तो एक कट करके 10 to the power of 5 Q²/2C आ जाएगा। तो पहले 10 to the power of 3 क्यू स्क्वायर, पहले ये 10 to the power of 3 into Q²/2C था, अब 10 to the power of 5 into Q²/2C हो गया। तो इसका मतलब एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कह रहा है C1 C2 जो है 20 माइक्रोफैराड के हैं, तो सीरीज में जुड़ करके 10 माइक्रोफैराड हो जाएंगे। C3 C4 10 माइक्रोफैराड के हैं, तो ये सीरीज में जुड़ करके 5 माइक्रोफैराड हो जाएंगे, और ये सब पैरेलल में है, तो 10 और 5 मिलकर के 15 माइक्रोफैराड हो जाएंगे। इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करने की जरूरत है। मैं ऐसे सवाल काफी करा चुका हूँ। देखो होता क्या है कि जब सर्किट ऐसा होता है तो चीजों को क्लियरली देख पाना मुश्किल होता है, तो मैंने इसको रीड्रॉ किया। तो देखो क्या हुआ, ए से एक वायर निकला जो कि C1 में गया, C2 में गया और C4 में गया। तो मैंने एक वायर निकाला, तो C1 C2 और C4 में भेज दिया। C1 का जो दूसरा वाला एंड है और C2 का जो दूसरा वाला एंड है वो एक C3 से आपस में जुड़े हुए हैं। तो B और A ये दोनों पॉइंट के नाम देके C3 ऐसे जोड़ दिया, और फिर C3 की जो ये दोनों पॉइंट थे B और A, यहाँ से C6 और C5 मिल करके B पे आ गए। अच्छा, C4 जो था वो डायरेक्टली A से आया, C4 में गया, और C4 से डायरेक्टली B में आ गया। तो नीचे वाला सर्किट ये बन गया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऊपर वाला सर्किट एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस C3 को हम लोग गायब कर सकते हैं। ये C और C आपस में मिलकर के C/2 हो जाएंगे, बिकॉज सीरीज में है। ये C और C आपस में मिलकर C/2 हो जाएंगे, तो ये C/2 और C/2 आपस में पैरेलल में मिलकर के C हो जाएंगे, और वो फिर इस पैरेलल C के साथ मिलकर के 2C हो जाएंगे। इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, दोनों पैरेलल में, इसलिए 2C आंसर। ये जो क्वेश्चन है कह रहे टू मेटल प्लेट्स फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D is D, a metal sheet of thickness D/2 and with the same area is introduced between the plates, what is the ratio of capacitance in the two cases। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेता हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार लगता है। तो मैं कहता हूँ मान लो मेरे पास एक A एरिया की दो प्लेटें थी,
इनके बीच में x थिकनेस की एक K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की शीट थी, y थिकनेस की एक K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की शीट। जो 1/c आ जाएगा वो दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से x अपॉन K1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस y अपॉन K2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मैं पहले वाले केस में देखूं तो 1/c1 की वैल्यू थिकनेस d है अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, जो कि सामान्य कैपेसिटर का फॉर्मूला। दूसरे वाले केस में देखूं तो 1/c2 की वैल्यू जाएगी एक तो d/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, d/2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये वो वाला आधा टुकड़ा जिसमें अभी भी हवा भरी हुई है, जिसमें कोई तुमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है। और जो जहां पे तुमने मेटल डाल दिया, ये हमेशा ध्यान रखना, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के होती है, यानी कि मेटल एक ऐसी चीज है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है। ये जो दूसरी वाली चीज हो गई, इसके लिए d/2 अपॉन इंफिनिटी कर ली, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। बेसिकली खाली जो एयर वाला हिस्सा है खाली वही कैपेसिटेंस में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेरा C2 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई 2। तो यहाँ पे C2/C1 की वैल्यू 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो B का आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कहीं C1/C2 तो नहीं निकालना था, लेकिन अगर वो होता भी तो उसका आंसर 1:2 होता, जो कि उन्होंने ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो बेसिकली अगर इन चारों में से देखा जाए तो बी ही करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल है। करेक्ट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड विद एयर इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक एज शोन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि दोनों डाइलेक्ट्रिक जो है वो 8 ही के हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। आसान क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें मालूम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, जो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी कि फ्लैट प्लेन्स होते हैं। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, बाकी सारी बातें सही है। ये अगला सवाल फिर सिंपल वर्क डन का सवाल है। कह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर along a direction making an angle of 60 degree with x axis is 10 joule. What is the magnitude of electric field? तो वर्क इज इक्वल टू QE फोर्स इंटू S डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा हो जाएगा, FS cos थीटा से। तो Q की वैल्यू दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है, cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू निकाल लेंगे, वर्क तो पता ही है। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट बैटरी चार्ज, द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही तुमने यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी वैसे ही चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and a glass slab is introduced between the plates, then the quantities that decrease are। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों आंसर तो वैसे ही गलत हो गए। दूसरी बात है, जब तुमने इसमें ये डाला डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसलिए ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अब चूंकि Q इज इक्वल टू सी भी है और तुमने C को बढ़ाया है, इसलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, और दूसरा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C होता है। तुमने कैपेसिटेंस बढ़ाया है तो एनर्जी स्टोर घट जाएगी, इसलिए डी करेक्ट आंसर। और इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं if a dipole of dipole moment P is placed in an uniform electric field then the torque acting on it is। तो ये पिछले चैप्टर का सवाल है, गलती से यहाँ आ गया है, इसमें टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस हो जाएगा। इसके साथ मेरी क्लास खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच।